हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम मूल विधियां पढ़ रहे थे और हमारी आज की जो क्लास है वो मूल विधियों की 12वीं क्लास है। इससे पहले हम 10-11 क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज की जो क्लास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं हर बार बताता हूं आपको कि आप लोग इसके पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ में ज्ञानकोश नाम से ही ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से लिंक में जाकर के उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के कानून अधिनियम के बारे में। आज की क्लास रहेगी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये है क्या? तो ये जो NSA है, ये किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्र की, देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, उसको रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। मतलब आसान भाषा में ये है कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए, उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का जो कानून है वही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी व्यक्ति देश की आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव में या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बाधित करता है तो उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, उसको सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। यही है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से सारी बातें एक एक करके जानकारियां पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले हम बात करें कि ये अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राष्ट्रपति की अनुमति इसे कब मिली थी? 27 दिसंबर 1980 को। 27 दिसंबर 1980 को ये जो अधिनियम है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं रासुका या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या रासुका। रासुका से भी आप इसे समझ जाइएगा। ठीक है, रा से राष्ट्रीय, सु से सुरक्षा, का से कानून। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसको अधिनियम मतलब राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 27 दिसंबर 1980 को। उसके बाद उस समय में ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। मैं बार बार आपसे बताता हूं, देखिएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, इसलिए जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान का निर्माण हो रखा था। तो इसलिए कोई भी कानून जो था वो पूरे भारत में लागू हो जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 का एक ऐसी कील ठुकी हुई थी कि उसमें जम्मू कश्मीर तक पहुंचने नहीं देती थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसके पश्चात से यह कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितनी धाराएं हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कुल 18 धाराएं हैं। 18 धाराएं हैं, इस बात को आपने पढ़ना है। तो 2-3 प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट पढ़े। उसके बाद देखिएगा, मैं हमेशा धारा 3 से शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूं, धारा 1 जो है वे इस अधिनियम का विश्लेषण करती है, इस अधिनियम के बारे में वर्णन करती है कि अधिनियम क्या है, कब से लागू हुआ, ये सारी बातें होती है। दूसरी जो धारा होती है उसमें उस अधिनियम से संबंधित कुछ परिभाषा या कुछ शब्दावलियां होती है, ये मैं बार बार आपको बताता हूं। अब हम बात करेंगे कि धारा 3 क्या कहती है। ये धारा 3 ये कहती है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत देश की सुरक्षा या अखंडता पर गलत, विपरीत, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विरोध किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा काम करता मिले जिससे कि देश की अखंडता पर, देश के प्रभुत्व पर, देश की मानहानि होती है, तो उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार जो है वो धारा नंबर 3 में बताया गया है। उसके बाद धारा नंबर 3 ने ये कह दिया। अब धारा नंबर 4 क्या कहती है? धारा नंबर 4 ये कहती है कि निरोध आदेश
भारत में किसी भी स्थान पर उसी स्थिति से लागू किया जाएगा जो कि आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गिरफ्तारी के अधिपत्रों के निष्पादन में उपबंधित है। मतलब ये थोड़ी मुश्किल हिंदी हो गई है, इसको आसान से समझ लीजिएगा कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जो गिरफ्तारी के कानून बना रखे हैं, उसी कानून के अंतर्गत ही उस व्यक्ति पर वो सारे कानून लागू होंगे। बात करेंगे मुख्य धाराओं पे चर्चा करें, क्योंकि ऐसे तो धाराएं अगर आप सारी याद रखने लगोगे तो आपको कोई वकील तो बनना नहीं है, आपको तो केवल यूपीएसआई का क्लियर करना है। और ध्यान रखिएगा ये सारी धाराएं तो वकील को भी याद नहीं होती, मैं आपको मुख्य धाराओं पे चर्चा करता हूं। देखिएगा इस अधिनियम की धारा 9 क्या कहती है, तो इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जब अधिनियम के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या प्रत्येक राज्य जब कभी आवश्यक हो तब एक या एक से अधिक परामर्शदात्री परिषदों का गठन कर सकते हैं। मतलब कि जब केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि आपको अब इस अधिनियम से संबंधित कोई परिषद का गठन करना पड़ेगा, कोई परामर्श लेना पड़ेगा किसी परिषद से, किसी समिति से, तो वो आप परामर्श लेने के लिए किसी परिषद का, समिति का गठन भी कर सकते हैं। बाद में ऐसी परिषद के गठन के लिए 3 ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुके हो। मतलब कि जो इस समिति में जो 3 व्यक्ति नियुक्त करे जाएंगे, 3 व्यक्ति चुने जाएंगे, वो व्यक्ति या तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हो या न्यायाधीश वर्तमान में कार्य कर रहे हो, तो वो ही इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। बाद में कि इस रूप से नियुक्त किए जाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हो, साथ में उनकी नियुक्ति जो है वो समुचित पूरी सरकार के द्वारा करी जानी चाहिए, यानी कि या तो वो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो या वर्तमान में कार्य कर रहा हो, और ऐसे लोगों की नियुक्ति के लिए पूरी सरकार को एकमत करके उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है। अब इस अधिनियम की धारा 13 क्या कहती है कि निरोध की अधिकतम अवधि का वर्णन करती है कि निरोध के दिन से 12 महीने तक होगी, यानी कि जो किसी निरोध मतलब मना करने की जो शक्तियां होती है, वो विरोध करने की शक्तियां जो होती है वो शुरुआती दिन से लेकर के आगामी 12 महीनों तक होती है। मतलब कि 1 साल के लिए ये अधिकतम अवधि होती है। धारा 14 क्या कहती है कि इसके अनुसार आतंकवादी या विध्वंस जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके मन में कुछ विध्वंसक चलता है, जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो आक्रामक व्यक्ति होते हैं, ऐसे क्रियाकलापों का मुकाबला करने के प्रयास में व्यतिक्रम उत्पन्न करने के लिए किसी भी रीति से, किसी भी कार्य से भारत की सुरक्षा, भारत की प्रतिरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्थाएं बनाए रखना, समुदाय के लिए जरूरी सेवा वस्तुओं की आपूर्ति करने रखने के लिए प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक बगैर सलाहकार परिषद के विचार किए निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब उस व्यक्ति को उस कार्य करने से रोका जा सकता है कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक बगैर किसी परामर्शदात्री परिषद या समिति के सहयोग से ही उसे रोका जा सकता है। निरुद्ध करने का अर्थ है उसे रोका जा सकता है कि वो काम करने से उसे कम से कम 3 से लेकर के 6 महीने तक बगैर किसी सलाह के भी सरकार रोक सकती है एनएसए अधिनियम के तहत। उसके बाद बात करेंगे कि इस अधिनियम की प्रमुख धाराओं के बारे में, क्योंकि 19 धाराएं हैं। अभी एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। बात देखिएगा, सबसे पहले पहली धारा में बहुत बार बता चुका हूं कि सबसे पहली जो धारा होती है वो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम का वर्णन करती है और ये कहती है कि वर्तमान में इसका जो विस्तार है वो पूरे भारत में। मैं बता चुका हूं कि शुरू में नहीं था, कहां नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि धारा 370 थी वहां पर। अब बात करते हैं इस अधिनियम की धारा नंबर अगली, यानी कि 2। धारा नंबर 2 सदैव आपने याद रखनी है धारा नंबर 1 और 2 के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ना कभी 1 नंबर धारा और 2 नंबर धारा को रटना है, बल्कि ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि धारा 1 उस अधिनियम का विस्तार बताती है, धारा 2 कुछ परिभाषाओं का वर्णन करती है। तो इसमें भी कुछ परिभाषाएं होती है। देखिएगा, सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश मतलब कि मना किए हुए कोई आदेश या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है तथा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के संबंध में ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में ऐसी सरकार अभिप्रेत। देखिएगा, बहुत मुश्किल हिंदी हो गई, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि
कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा कोई भी देश के खिलाफ काम करता है, देश की अखंडता के खिलाफ काम करता है, तो उसे रोकने का अधिकार रखती है। ये इस पहले का अर्थ है। दूसरा देखिएगा, निरोध आदेश से अर्थ क्या है? निरोध आदेश जो है वो धारा 3 के अधीन किया गया कोई भी आदेश है। निरोध आदेश मतलब कि कोई भी रोके जाने वाला आदेश जो है वो निरोध आदेश के अंतर्गत आता है। विदेशी शब्द का अर्थ क्या है? कि विदेशी शब्द का अर्थ वही है जो कि विदेशियों के विषय के अधिनियम 1946 में आता है। व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति का अंतर्गत है कोई भी विदेशी व्यक्ति भी, कि हिंदुस्तान का तो व्यक्ति रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में जो कोई बाहर का व्यक्ति है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है कि भारत देश में आकर के भारत के लोग तो करेंगे ही नहीं, बल्कि जो हम कहते हैं ना कि बाहर के अतिथि है ये सब भी नहीं माने जाते, कि कोई देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा वो अपराधी ही कहलाएगा। बस ये ही इस अधिनियम में बताया जाता है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है कि कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश की शक्ति है, यानी कि किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना हो, किसी व्यक्ति पर कोई रोक लगानी हो, तो उन सब आदेशों की शक्तियां जो है वो धारा 3 में बताई गई है। उसके बाद धारा 4 में क्या बताई गई है? धारा 4 में बताई गई कि निरोध आदेशों का निष्पादन के मतलब जितने भी आदेश जो रोके गए हैं, जो प्रतिबंध लगाने वाले आदेश हैं, उन सभी का निष्पादन करता है, उन सभी का व्याख्या करता है। धारा नंबर 5 कि निरोध का स्थान दशाओं का विनिमय करने की शक्ति है, मतलब कि जो बताया गया है कि निरोध का मतलब मना करना, कि जिस स्थान पर, जिन दशाओं में, जिन परिस्थितियों का बताया गया है कि यहां पर प्रतिबंध है, तो उन सभी दशाओं के बारे में पूरी शक्तियां जो है वो धारा 5 में बताई गई है। उसके बाद में धारा 6 कि निरोध आदेशों का कुछ आधार पर अविधि मान्य या अपरिवर्तनशील न होना, कि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिसको कानून के द्वारा नहीं माना जाता, या कुछ अपरिवर्तनशील होते हैं कि जो बदले नहीं जा सकते हैं, वो सारे के सारे आदेश जो है धारा 6 में वर्णन किए गए हैं। अब धारा 7 क्या कहती है? कुछ व्यक्ति फरार हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति कारावास से भाग जाते हैं, कुछ व्यक्ति जो हमारे देश की पुलिस है या हमारे देश की सेना है वो उनकी कस्टडी से भाग जाते हैं, तो इनके भागे हुए व्यक्तियों के बारे में जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी एनएसए की धारा 7 में वर्णन करी गई है। धारा 8 में क्या कहती है? धारा 8 ये कहती है कि भाई आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधार का प्रकट किया जाना, यानी कि जब कोई सरकार ने आदेश दिया है तो उस व्यक्ति को समय पर प्रकट किया जाना, सरकार के सामने लाना ही उसका अर्थ होता है। धारा नंबर 9 में सलाहकार बोर्ड का गठन करना, जैसा कि मैंने बताया था कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो एनएसए से संबंधित कुछ सलाहकार समितियों का बोर्ड का गठन कर सकती है। उसके साथ साथ में कि सलाहकार बोर्ड का निर्देश, कि जो सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, गठन किया गया है, स्थापित किया गया है, अब वो निर्देश जो देता है वो धारा 10 में बताए गए हैं, और उनकी जो उस बोर्ड की जो प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से कार्य करना है उस बोर्ड को, वे सारी जो कार्यवाही है, जो सारी प्रक्रिया होती है वो धारा 11 में बताई गई है। और उसके सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना, कि जैसे मान लो आपने सलाहकार का गठन कर लिया धारा 9 में, धारा 10 में उसने निर्देश दे दिया, धारा 11 में उसने प्रक्रिया कर दी, अब उसने जो सलाहकार बोर्ड ने जो अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उस रिपोर्ट पर कार्रवाई क्या करनी है, वो सारी कार्रवाई जो है वो धारा 12 के अधीन आती है। और धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि की कब तक किसी व्यक्ति को मना किया गया है ये कार्य करने से, कब तक किसी व्यक्ति पर वो कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, वो सारी की सारी अवधि जो है, समय सीमा जो है वो इसकी धारा 13 में बताई गई है। उसके बाद इस अधिनियम की धारा 14 क्या कहती है? कि निरोध आदेश वापस लेना, कि मान लो किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया था या उसे मना कर दिया गया था कि भाई तूने ये काम नहीं करना है, अब वो जो नियम बनाया था, प्रतिबंध लगाया था, उस आदेश को वापस लेना। मान लो वो व्यक्ति अपने स्थान पर सही है तो वो कोर्ट जो है वो आदेशों को वापस ले लेता है, ठीक है भाई इसके बाद तुम करते जाओ अपने काम। धारा 15 कि निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना, कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, अब लेकिन अभी भी वो शक के दायरे में है,
तो उन्हें कस्टडी से या कारावास से कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर छोड़ा जा सकता है। कि ये नहीं है कि उसको उस पर शक होने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया जाए, भाई तू जा घूम फिर घर रहे, ऐसा नहीं किया जाएगा। बल्कि सरकार जो है उसे अस्थायी तौर पर कि अगर शक हुआ दोबारा या उसकी आवश्यकता हुई तो तुरंत उसको दोबारा से कस्टडी में कारावास में लिया जाएगा, ये अस्थायी तौर पर छोड़ा जाएगा। धारा 15 बताती है। अब धारा 16 क्या कहती है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी कि कोई भी कार्रवाई जो है किसी भी व्यक्ति पर करनी है वो सद्भावना से करनी है, कि एक आराम से करनी है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर के 3rd डिग्री का प्रयोग कर दिया शुरू में, नहीं, उसे सद्भावना पूर्वक करना है कि शुरुआती कार्रवाई जो होगी वो उसे आराम से पूछताछ के लिए करी जाएगी। धारा 16 है। धारा 17 क्या कहती है? तो इस अधिनियम की धारा जो 17 है वो ये कहती है कि अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी न होना। और धारा 18 जो है वो निरसन या व्यावृत्ति से संबंधित होती है, यानी कि शास्त्रीय पेनल्टी जो होती है वो सारी धारा 18 में बताई गई है। धारा 19 का जिक्र मैं कर चुका हूं। अब बात करेंगे इसी के अंतर्गत एक और चीज आती है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। देखिएगा अभी हमने पढ़ा था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब हम इसी के अंतर्गत इसी सुरक्षा को जांच को लेकर के ही एक सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेकर के ही एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी बनी है, जिसे आप NIA शॉर्ट में कहते हैं या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे कहते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन भारत सरकार ने देश में आतंकवाद से निपटने के लिए किया है। कि देश में जो आतंकवाद है, आतंकवाद जो फैला हुआ है, उस आतंकवाद से निपटने के लिए इस NIA का गठन किया गया है। बात करते हैं कि ये जो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। इस एजेंसी को राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों का निपटाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। मतलब कि किसी भी राज्य में इसने कार्य करना, ये केंद्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी है, लेकिन इस राष्ट्रीय एजेंसी ने अगर किसी राज्य में काम करना है, मान लो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी राज्य में काम करना है, तो उस राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्टली जाएगी, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये डायरेक्टली उस राज्य में जाकर के अपना कार्य प्रारंभ कर सकती है। किसी राज्य से इस एजेंसी को, इस समिति को जो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका गठन जो है, देखिएगा 31 दिसंबर 2008 को संसद में पारित करी गई थी ये जो राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, और उसी के बाद में ये अस्तित्व में आई थी। आपको याद होगा कि 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, जो कि ताज होटल है वहां पर 2008 में मुंबई हमला हुआ था। इस मुंबई हमले के बाद हमारे देश को यह आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हमारे देश में तो अगर मुंबई के ताज होटल में कोई आतंकवादी गतिविधि हो सकती है तो इसके अलावा भी कहीं हो सकती है, और अगर ऐसी कोई आतंकवादी विरोधी कार्य करना है, ऐसे आतंकवादियों के कार्य को रोकना है, तो देश में एक एजेंसी, एक समिति की एक परिषद का गठन होना आवश्यक है। और इस हमले के पश्चात ही देश में इस एजेंसी का आवश्यकता महसूस हुई थी। इस हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के सामने पूरा मैटर जो है वो लेके आ रहा हूं। देखिएगा, अब बात करेंगे कि इस एजेंसी के कार्य क्या है। तो इस एजेंसी के जो कार्य है वो ये है कि नियमित अभ्यास, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं के द्वारा एक पेशेवर कार्य बल विकसित करना, मतलब कि एक ऐसा संगठन विकसित करना, एक ऐसी टीम तैयार करना जो कि नियमित अभ्यास करे, उसके पास अच्छी प्रक्रियाओं हो, अच्छी मेंटलिटी हो, और आतंकवाद संबंधी सभी मामलों की जांच में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करें। क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो आज आपने देखे होंगे सारे अनपढ़ गवार नहीं होते हैं, बल्कि उनमें से आप अखबार उठा के देखिएगा, आप उठा करके देखोगे पिछली घटनाओं को, तो आपने देखना पड़ेगा वहां बीटेक, एमटेक, मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं। तो अगर उनको बीट करना है, अगर उनको हराना है, अगर उनके कारनामे विफल करना है, अगर उनकी गतिविधियों को रोकना है, तो देश में एक नए तरीके से सोच डेवलप होनी चाहिए,
देश में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि उन अपराधों की गहराई से जांच कर सके, उनके द्वारा करे गए अपराधों को रोका जा सके। तो इसलिए एक एडवांस एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ साथ में कि आतंकवादी हमलों की जांच में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार या अन्य जांच एजेंसियों की सहायता करना। कि एक जितनी भी ये जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ये राज्य की, केंद्र की, जो और भी जो देश की सरकार है, या ऐसा कहें कि देश के जो अन्य बल है, भारतीय सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इन सब की सहायता करना भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है। उनके साथ मिलकर के आतंकवादी कार्यों को रोकना भी इस एजेंसी का कार्य है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य एजेंसियों के साथ में पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि जो ये एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ये अपने जो साथ वाले केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, केंद्र सरकार है और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सबके साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि उनको इनकी आवश्यकता पड़े तुरंत कार्य में चले, इनको उनकी आवश्यकता पड़े तब भी तुरंत सहायता ली जा सके। तो इसलिए इनके बीच में सामंजस्य बनाना भी इसका एक मुख्य कार्य है। उसके बाद क्या है कि अन्य देशों में आतंकवाद संबंधी कानूनों का अध्ययन करना और उनका विश्लेषण करना। कि जो हमारे देश ने जो कानून बनाए हैं आतंकवाद से संबंधित, वो तो सारे पढ़ने ही हैं, लेकिन वो भारत देश के अलावा और देशों ने क्या कानून बनाए हैं, क्या अधिनियम पारित कर रखे हैं, क्या कानून बना रखे हैं उन्होंने, उन सब का अध्ययन करना भी। क्योंकि नए कानून, नई वैज्ञानिक तकनीकी का जो इस्तेमाल है, नई सोच को डेवलपमेंट करना है, तो वो भी दूसरे देशों के कानून पढ़कर भी करना है। और भारत में आतंकवादी संबंधी कानूनों की जो पर्याप्तता है, जो आवश्यकता है, जो पूर्ति है, उसका मूल्यांकन करना और आवश्यक होने पर समय समय पर उनमें संशोधन करना, उनमें बदलाव करना, नई अगर कोई आवश्यकता होती है तो उसमें और नया तकनीक जोड़ना और नया कानून बनाना, ये सब भी इस एजेंसी के कार्य है। उसके बाद कि आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं को तैयार करना, कि आतंकवादी कौन कौन से कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, उन सब की लिस्ट बनाना और उसको भारतीय एजेंसियों के साथ में साझा करना भी इसका मुख्य कार्य। अच्छा देखिए, यहां से एक आसान सा प्रश्न बताता हूं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये अब मान लो आगे आने वाले समय में 2-3 दिन में कि चंडीगढ़ में हमला होने वाला है, दिल्ली में हमला होने वाला है, जम्मू कश्मीर में होने वाला। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय एजेंसियां जो है, ये सब सूचनाओं को एकत्र करके रखती है, ये आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान रखती है ताकि उनकी लीक होते ही इनको पता चल जाता है और पता लगते ही ये एरिया को अलर्ट कर देती है। साथ साथ में मानवाधिकार तथा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हुए भारत के संविधान और कानून की मर्यादा को कायम रखना भी राष्ट्रीय एजेंसी का कार्य है। तो ये सारे मैंने इसके आपको कार्य बताए थे। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ और भी जरूरी सूचनाएं हैं या मुझसे कुछ और साझा करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो में और नया तकनीक का प्रयोग कर सकूं और आपकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूं। हमें भी आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन है, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का जो हमारा 12वीं क्लास थी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 वो पूरी होती है। मैं जरूर आप लोगों के साथ अगले दिन 13वीं क्लास लेकर के प्रेजेंट होता हूं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।